एक शराबी, एक चरसी, एक हर वक्त यह कहने वाला इंसान मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, और हर वक्त हर दिन अपने घर वालों से धिक्कारा जाने वाला इंसान जगत सिंह के अद्भुत सफर और संघर्ष की कहानी है यह प्रेमचंद की रचना कप्तान साहब। नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज और आज आप सुनेंगे क्लासिक की सीरीज में प्रेमचंद की अद्भुत रचना कप्तान साहब। ये कहानी शुरू होती है जगत सिंह के साथ, जहाँ पे ये बताया जाता है कि स्कूल जाना उसके लिए कितना अप्रिय था और ये घटना उसके लिए किसी कुनैन खाने या फिर मछली का तेल पी लेने के बराबर ही थी। और इसके अतिरिक्त और भी बदमाशियों और शरारतों का वर्णन किया जाता है उनकी इस कहानी में, जैसे कि किसी नाव और डोंगियों में जाकर यूं बैठ जाना, मल्लाहों की गाली सुनना, अमरूद की चोरी करना, किसी बूढ़े की नकल करना और उन्हें चिढ़ाना, इस तरीके की और भी छोटी मोटी बदमाशियां। और इसके अतिरिक्त जो इन बदमाशियों की श्रृंखला को और विशेष बनाती है जगत सिंह की बदमाशियों को, वो थे इनका घर से बर्तनों की चोरी कर लेना, घर के कीमती सामानों की बिक्री बाहर कर देना। और ये सब क्यों किया जाता था? ये सब चीजें की जाती थी अपने शराब के व्यसन के कारण, अपने चरस के उस व्यसन के कारण, उस ललक के कारण जिसके बिना ये रह नहीं पाते थे। और इस जगत सिंह के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण किरदार है इस कहानी में, भगत सिंह, जो जगत सिंह के पिता होते हैं और कस्बे के एक डाक खाने में मुंशी का काम करते हैं। और बड़ी मशक्कत से वो गांव के डाक खाने से अपना तबादला करवाते हैं, अफसरों की चापलूसी करके, उनसे बड़ी मिन्नतें करके गांव के डाक खाने से तबादला किया जाता है इनका शहर के कस्बे के डाक खाने में। और बड़ी इन्हें अपेक्षा थी कि यहाँ पे कुछ अनूठा फायदा इन्हें मिलने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अतिरिक्त उल्टा घाटा इन्हें जरूर हो गया। जो गांव में चीजें मुफ्त मिल जाती थी, ईंधन से लेकर साग सब्जियों तक, उसकी भी किल्लत होने लगी। उसके लिए भी अब यहाँ कस्बे में उन्हें खर्च करना पड़ता था। फिर से आते हैं हम उस जगत सिंह के किरदार पे। और प्रेमचंद ने बड़े अद्भुत ढंग से लिखा है कि उनके घर में आने का स्वागत जो उनकी माता और बहन करती थी, वो धिक्कार और धत धत जैसे जानवरों को किया जाता है, कोई सांड घर में घुस आया हो, इस तरीके से पेश आती थी उनकी माता और उनकी बहनें जगत सिंह के साथ। और पिता के तो क्या ही कहने, बड़ी बेरहमी से वो पीट भी दिया करते थे कई बार। और जगत सिंह हट्टे कट्टे शरीर होने के बाद भी कभी उन्होंने अपने पिता के हाथ को नहीं पकड़ा। लेकिन बात ऐसी थी कि अगर कभी पकड़ लिया होता हाथ तो उनका हाथ हिल भी नहीं पाता। जगत सिंह इतने हट्टे कट्टे थे और इन सब की वजह कुछ ना कुछ तो रही होगी। जगत सिंह के कई कांड और कई कारनामे ऐसे थे जो ऐसी मजबूरियों से पेश आने को बाध्य करते थे उनके घर वालों को, जैसे कि वो कई पीतल के बर्तनों को घर के छत से लेकर बाहर चले जाते थे, क्यों? बेचने के लिए, अपने शराब के व्यसन के खातिर, अपने चरस के व्यसन के खातिर। और घर की कई कीमती चीजों को बाजार में यूं बेचा गया था कि अब सब घर वाले चौकन्ने हो गए थे और हर वक्त निगाह रखी जाती थी घर के कोने कोने पे कि कहीं अभी तुरंत कोई सामान फिर से चोरी ना हो जाए। तो कई कई बार तो बात ऐसे गुजर जाती थी कि महीने भर तक जगत सिंह को इंतजार करना पड़ता था कि कोई सामान मिल जाए जो बेच कर फिर चरस या फिर अपने शराब का प्रबंध किया जाए। और जब ऐसा समय गुजर जाता था महीने भर का, तो कर्ज उधार चरस वालों का, शराब वालों का कई बार उनके ऊपर भी काफी बड़ी मात्रा में चिढ़ जाया करते थे। तो एक दिन महीने भर का समय गुजरने के बाद आखिरकार एक नौबत आई, एक मौका मिला जगत सिंह को। उनके पिता बाहर से काम करके लौटते हैं और अपने शर्ट को टांगते हैं दीवार पे। और वो जो शर्ट टंगी होती है उसकी जेब में कुछ जगत सिंह के काम की चीज दिखती है। उसमें एक बीमा रजिस्ट्री का लिफाफा होता है और जगत सिंह उस पर लगे टोकन के लिए उस लिफाफे को लेकर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें ये अनुमान न था कि उसके अंदर कुछ और भी चीज हो सकती है। बाहर जाकर जब जगत सिंह ने उस लिफाफे को फाड़ा तो उन्हें उसके अंदर कई नोट मिले। तो ये देखकर, चूंकि जगत सिंह का इरादा सिर्फ उसके ऊपर लगे टोकन को चुराना था, तो अंदर के नोट को देखकर उन्हें थोड़ी सी पश्चाताप का थोड़ा सा भाव उनके भीतर आया, थोड़ी सी दुख की भावना उनके भीतर हुई। और उन्होंने, जो उस समय उनकी व्यथा रही होगी, उस समय जो उनकी भावना रही होगी, वो उसी तरीके से हो रही होगी जैसे कोई शिकारी किसी जानवर का शिकार करने गया हो और गलती से उसका तीर लग गया हो किसी
इंसान को ही। तो इस तरीके की व्यथा को लेकर जगत सिंह फिर से कुछ सोच में पड़ जाते हैं कि ये पैसे क्या उन्हें लेने चाहिए या नहीं। ये व्यथा थोड़ी थी। तो इस तरीके से कई दिन गुजरते हैं। एक वो टोकन को लेकर उसे लिफाफे को रखे रहते हैं और अगले दिन दोपहर में जब सब घर में सो रहे थे तो जगत सिंह को नींद कैसे आती, उन्हें नींद ना आ रही थी। और इस चक्कर में, इस दुविधा में पड़कर वो सोच में भी काफी गहरे पड़े हुए थे कि आखिर इस पैसे का क्या करना है। तो वो 10 का नोट निकालकर फिर सोचते हैं कि कुछ इससे काम हो जाएगा। पिताजी मेरे तो 10 रुपए तो चुका ही देंगे, इतना उनके लिए कोई मुश्किल भरी चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो 10 रुपए लेकर जाने लगते हैं। फिर उन्हें कुछ ख्याल आता है कि गांव के किसी एक इंसान का ख्याल आता है कि उसकी दूध की दुकान है और उस बड़े ठाट बाट से वो छोटी सी दुकान में रहता है और चरस और शराब और फिर जुए में वो अपनी शानवान और शौकत का प्रदर्शन हर वक्त करते रहता है। तो इन्हें जगत सिंह को ख्याल आता है कि इस कुछ लिफाफे में जो कुल रुपए थे, पहले तो 10 इन्होंने लिए और फिर जो कुल रुपए थे 200 कुल रुपए थे। उन्हें सोचा कि अगर ये 200 लेकर मैं चला जाता हूं शहर, वहां एक दूध की दुकान खोल देता हूं तो वहां से शान और शौकत की जिंदगी मेरी भी गुजरती रहेगी और बस, और फिर किसी चीज की दिक्कत ही क्या होगी। तो उन्होंने मन बनाया और शहर के लिए निकल के उस पूरे लिफाफे के पैसों को लेकर और इधर कोर्ट ने जगत सिंह के पिता को हिरासत में ले लिया और उन पे चोरी के इल्जाम में गबन का मुकदमा भी दर्ज किया गया। उन पैसों को लेकर जगत सिंह पहुंचते हैं बंबई शहर और वहां पर राजपूत रेजिमेंट के सेनाओं की कवायद चल रही थी और नायक के इशारों पर, भाव भंगिमाओं पर सेना की टुकड़ियां अपने आकृतियों को बना रही थी और बिगाड़ रही थी। कवायद खत्म होती है। एक छरहरे से इंसान, पतले दुबले से इंसान ने आकर जगत सिंह से पूछा, क्या नाम है? जगत सिंह ने कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो? मुझे भी सेना में भर्ती कर लीजिए। मरने से तो नहीं डरते? जी बिल्कुल नहीं, राजपूत हूं, बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, अदन भी जाना पड़ेगा। तो जगत सिंह ने, खुशी से जाऊंगा। उनके पास अतिरिक्त कुछ भी चीजें बची नहीं थी और फिर सेना की जहाज में बैठकर वो समुद्र से निकलते हैं और दूर निगाह देखते देखते, जमीन की धुंधली सी झलक देखते देखते उन्हें ख्याल आता है अपने गांव का, अपनी शरारत और बदमाशियों का, गांजे की दुकान, शराब की दुकान का और भी बहुत सारी वैसी मनोरंजक चीजें जो वो किया करते थे अपने गांव में। लेकिन इन सब यादों और ख्यालों के साथ वो फिर निकलते हैं सेना की टुकड़ी में, सेना का एक हिस्सा बनकर जहाज में, जहां सेना जा रही थी उस तरफ के लिए। 3 महीने जगत सिंह अदन में रहे और उन्हें फिर से पुराने ख्याल और पुरानी यादें ताजा उनकी होने लगी। उन्हें ख्याल आया कि कैसे बीमार पड़ने पे उनकी माँ उनके सिरहाने बैठा करती थी। भले बहनें, पिता ये सब बैठा नहीं करते थे, लेकिन उनकी माँ दुख और पीड़ाओं के बावजूद भी रात भर उनकी सेवा किया करती थी, उनके सिरहाने बैठा करती थी। और इसी ख्याल से उन्हें याद आया कि क्यों पत्र ना लिखा जाए। लेकिन इस ख्याल को फिर वो दबा दिया करते थे। समुद्र के किनारे उसके पानी को बस घंटों उसके प्रवाह को देखा करते थे। लेकिन इस तरीके से कुछ दिन गुजरते रहे और आखिरकार उन्हें फिर से ये रहा ना गया। उन्होंने एक पत्र लिख डाला इस प्रश्न के साथ, इस प्रश्न करने की प्रवृत्ति के साथ कि घर में सब कुशल मंगल तो है, कि उसका कुछ उत्तर आए और भी जो उनकी पुराने संस्कार की यादें ताजा हो रही थी। इस तरीके से क्षमा प्रार्थी बनते हुए, क्षमा मांगते हुए अपने माता पिता से उन्होंने एक पत्र लिखा और इंतजार करने लगे उस पत्र के इंतजार का। और इस इंतजार का सफर कुछ यूं गुजरा, लिखने के साथ ही उनके इंतजार का सफर गुजरा और वह एक जगत सिंह जो शालीग्राम के पूजे जाने पे और सैनिकों का मजाक उड़ाया करते थे, आज एक बार देखा गया वो शालीग्राम पे बड़े श्रद्धा से, बड़ी भक्ति के साथ उस पे पानी अर्पित करते हुए दिखे। और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहे तो एक दिन दरवाजे पे चपरासी का आना होता है। चपरासी ने दरवाजा खटखटाया, जगत सिंह ने देखा चपरासी, फिर उससे पत्र लिया गया और बड़े ही कौतूहल के साथ उन्होंने पत्र को खोला कि आखिरकार इसमें है क्या, उत्तर क्या आया है। इस पूरे पत्र में लिखा था कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता पर गबन का मुकदमा दर्ज हुआ,
तुम्हारी माँ इसी शोक में मरणासन्न हो गई और तुम्हारे पिता को 5 साल की सजा हुई। ये सुनकर, ये देखकर जगत सिंह पूर्णतः स्तब्ध हो गए। तो तुरंत अपने कप्तान के पास गए, बोले मुझे घर जाना है। कप्तान ने कहा नहीं, अभी नहीं जा सकते, अभी तुम यहाँ किसी मिशन पे हो, अभी युद्ध चल रहा है। उन्होंने बोला मुझे छुट्टी दीजिए वरना लीजिए मेरा इस्तीफा, लेकिन मुझे घर जाना ये बेहद जरूरी है। कप्तान ने कहा ये अभी तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं है, तुम इसका निर्णय नहीं ले सकते, इसका निर्णय हम लेंगे क्योंकि अभी युद्ध छिड़ा है, तुम्हें यहां रहना होगा। जगत सिंह फिर मन दबाकर पूछते हैं कप्तान से कि युद्ध कब तक चलेगा, कब घर वापस लौटने का मुझे अवसर मिलेगा। कप्तान कहते 2-4 दिन का समय है, फिर लगभग युद्ध खत्म हो जाए, फिर हम लौट सकते हैं। जगत सिंह अपनी कौतूहलता को, अपने कौतूहल को दबाकर इंतजार करते हैं कुछ 2-4 दिन गुजर जाने। लेकिन 2-4 दिन के इंतजार में 4 वर्ष गुजर गए। उस पूरे रेजिमेंट में कैप्टन जगत सिंह सा कोई योद्धा ना था। उसकी हाव भाव, भंगिमाएं, उसकी महिमा अद्भुत थी। जहां किसी परिस्थिति में और लोगों के जाने से उनकी रूह भी कांपती थी, जाना उनके लिए संभव नहीं था, वहां निडर होकर जगत सिंह का जाना होता था। वो शायद अपने मरने का पूर्ण डर ही छोड़ चुके थे। उन्हें डर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में लगता ही नहीं था। ये सब चीजें बड़ी अद्भुत थी। एक सेना को और किस चीज की जरूरत होती, जितनी भी चीजों की जरूरत होती है, वो सब चीजें कूट कूट के भरी थी जगत सिंह के भीतर। 4.25 वर्ष गुजर गए। जगत सिंह अक्सर आकाश में ताका करता था और पता नहीं देखा करता था कि शायद मेरी गलतियों का कुछ हो जाए, उसका कुछ पश्चाताप करने का मौका मिले, मैं भी कुछ कर पाता अपने माता और पिता के लिए। उन लोगों के संबंध में ऐसे काफी दुख होता था कि मेरी गलतियां कितनी थी, मैंने उन्हें किस ढंग से परेशान किया और मेरे ही खातिर आज उन सब की ये स्थिति है। उनके हालात इस तरीके से बद और बदतर मेरे ही खातिर हुए। और कुछ 5 साल तक होने के बाद नैनी जेल के आगे की पूरी घटना है। नैनी जेल के द्वारा जितने भी कैदी थे सब को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जगत सिंह के पिता भगत सिंह भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। उन्हें भी बाहर निकालने की कवायद की जाती है और प्रक्रिया शुरू होती है। पंक्ति में लगे कैदी एक एक कर अपने प्रियजनों के साथ जो जेल में उन्हें लेने के लिए आए थे उनसे गले लगकर और जेलर को सलामी ठोककर उनसे उनकी अनुमति लेकर सब जा रहे थे। जब जगत सिंह के पिता भगत सिंह का नंबर आया, क्योंकि उन सब के पास जाने की एक वजह थी, लेकिन जगत सिंह के पिता भगत सिंह का जगत सिंह के अतिरिक्त कोई और ना। उनकी वजह खत्म हो चुकी थी बाहर जाने की, तो वो करते भी क्या, उनकी चाल काफी धीमी धीमी बढ़ रही थी। एक बूढ़े किंतु हृष्ट-पुष्ट इंसान ने फिर भगत सिंह से आगे पूछा, घर तो चलोगे? भगत सिंह ने कहा, मेरा घर कहाँ है? तो यहीं पड़े रहोगे? उस इंसान ने कहा। तो भगत सिंह ने कहा, अगर उन्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं यहीं रह जाऊं। भगत सिंह को ये कहते कहते चीजें याद आई कि कैसे वो बेरहमी से जगत सिंह को पीटा करते थे। छोटी छोटी गलतियों पे भी जो क्षम्य भी हो सकती थी, लेकिन वो बेरहमी से, बेशर्मी से पीटा करते थे। जितना कि जगत सिंह उसके उतने हकदार भी ना थे जितनी सजा और जितना दंड उन्हें दिया जाता था। भगत सिंह को याद आया, काश अगर वो होता तो कम से कम मेरा खून तो यहां होता। आज कुछ ना होने की अपेक्षा वो चीज काफी बेहतर होती है। इस इंतजार से जगत सिंह धीरे धीरे निकलते हैं, अपने धीरे धीरे कदमों की गति के साथ वो जेल के बाहर निकलते हैं और वहीं बगल में बैठ जाते हैं, जेल की दीवार के किनारे। अगले दिन सुबह में घोड़े पे किसी बड़े अफसर से लगते किसी युवक का आना होता है। जेल के बाहर खड़े सिपाही और अफसर लोग उन्हें सलामी ठोकते हैं और ये सब देखकर भगत सिंह के मन में ख्याल आता है कि देखो वो कितना सौभाग्यशाली है,
काश मुझे भी लोग सलाम करते, मुझे भी ये अफसर और पुलिस सलाम करती, और दुनिया के सब लोग सौभाग्यशाली हैं सिर्फ मुझे छोड़कर। उस घोड़े पे सवार युवक का वहां उतरना होता है, घोड़ा रुकता है, उसके कदम धीरे धीरे भगत सिंह की ओर आते भगत सिंह को दिखते हैं। भगत सिंह के नजदीक आने पे भगत सिंह की कुछ निगाहें धुंधली सी दिखती है, लेकिन और नजदीक आने पे उन्हें वो चेहरा साफ दिखता है। अरे जगत, तुम? जगत सिंह रोते हुए अपने पिता के पैरों में गिर जाते हैं, और इसी मार्मिक और अद्भुत दृश्य के साथ ये कहानी खत्म होती है। प्रेमचंद की अद्भुत कहानी कप्तान साहब इस क्लासिक की सीरीज में आपने इतने प्यार और ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं क्लासिक की सीरीज की एक अद्भुत कहानी के साथ। इंतजार रहेगा आपसे फिर से मिलने का। धन्यवाद।